अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह मेहरान के पास से बस को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे मेहरान के अंदर पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अ रेड क्लॉथ विल डैश एनर्जी, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, एब्सॉर्ब या रेडिएट। देखो रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक सोर्स है और ये एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारे पास लाइट को जो है वो फराहम कर सकता है। अब मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है एक अदद मिरर। ओके, मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है एक अदद मिरर। अब मेरे पास जो ये सोर्स है ये लाइट को फराहम करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब होता ये है कि हमारे पास अगर ये जो लाइट है, ओके, ये जो मेरे पास लाइट है, अगर ये इस मिरर से इंसिडेंट होने के बाद वहीं पर ही चली गई जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी, तो इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं कि लाइट हमारे पास क्या हो गई, लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस मेरे पास ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक सोर्स है और मेरे पास एक मिरर है। मेरे पास सोर्स से लाइट गई, मिरर के पास आई और मिरर पे जाने के बाद जो है वो टकरा गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लाइट इंसिडेंट होगी। अगर मेरे पास लाइट वहाँ पर नहीं पहुँचती जहाँ से लाइट जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि लाइट पर कुछ इस तरीके से चले जाती है, लाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती जहाँ से लाइट ओरिजिनेट हुई थी, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो कोई भी कलर है, ठीक है, वो हमें नज़र क्यों आता है। कोई भी कलर नज़र आने की वजह हमारे पास ये होती है रिफ्लेक्शन। ओके, लेट सपोज कि अगर मैंने जो है वो रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, लेट सपोज कि मैंने अगर जो है वो रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है कुछ इस तरीके से, ओके, और मेरे पास जो है वो सूरज भी मौजूद है, ये रहा मेरे पास सूरज। अब जब मेरे पास यहाँ पे सूरज मौजूद है तो सूरज जो है वो अपने 7 कलर्स जो है वो मुझ पे डाल रहा होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो रेड कलर है, ठीक है, वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो रेड कलर है वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जब भी मेरे पास जो है जो शर्ट है, ठीक है, वो मुझे कैसी नज़र आ रही है, वो मुझे रेड नज़र आ रही है, ठीक है। तो कोई भी कलर हमें दिखता क्यों है, कोई भी कलर हमें इसी वजह से दिखता है क्योंकि हमारे पास वो जो कलर है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होता है जब भी जो है वो हमें कलर दिख रहा होता है। और साथ ही साथ हमारे पास जो कलर होता है, कलर हमारे पास जो है वो लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड कर रही होती है उसकी वेवलेंथ पे। किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है उसकी वेवलेंथ पे, जब भी हमें जो है वो चीज़ कोई भी कलरफुल नज़र आती है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी भी शख्स ने कोई ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, अगर किसी भी शख्स ने कोई ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, अब लेट सपोज किसी भी शख्स ने कोई रेड कलर की जो है वो शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास ये एक रेड कलर की शर्ट है, ये किसी भी शख्स ने जो है वो पहनी हुई है ये रेड कलर की शर्ट। अगर मैं इस रेड कलर की शर्ट को एक ग्रीन लाइट से देखूंगा तो देखो मुझे ये शर्ट कैसी नज़र आएगी, मुझे ये शर्ट नज़र आएगी ब्लैक। अगर मैं इस रेड कलर की शर्ट को एक ग्रीन लाइट से देखूंगा तो मुझे कौन सा कलर नज़र आएगा, मुझे जो है वो ब्लैक कलर नज़र आएगा। ये हमारे पास माजी में पूछा जाने वाला एक अदद क्वेश्चन है कि रेड कलर की शर्ट को अगर ग्रीन कलर से देखा जाए तो क्या नज़र आएगा। रेड कलर की शर्ट को अगर ग्रीन कलर से देखा जाए तो वो हमारे पास एक अदद ब्लैक नज़र आएगा। ओके, सुनाओ क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज़ अ। देखो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग और हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट जो है वो एक वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये वाली बात हमारे पास मैक्सवेल भी मानते थे, ठीक है। मैक्सवेल भी इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करते थे कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारे पास साथ ही साथ जो हाइगन्स हैं, ठीक है, वो भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते थे कि हमारे पास जो लाइट है वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ हमारे पास जो थॉमस यंग है, जिसको आप लोग पढ़ते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमारे पास जो थॉमस यंग्स हैं, ठीक है, वो भी वाली बात मानते थे कि हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, वो एक्ट करती है या फिर बिहेव करती है एज अ वेव। और अकॉर्डिंग टू हमारे पास मैक्सवेल एक इजाफी चीज़ हमारे पास जो है यहाँ पर ये होती है कि हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड,
इन दोनों से मिलकर बनी है, और हमारे पास जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, और साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर होती है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, ये दोनों आपस में हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं। और साथ ही साथ मैक्सवेल ने हमें एक फॉर्मूला भी बनाकर दिखाया है जो कि लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए वो होता है, दैट इज c विच इज इक्वल टू 1/√u0 e0। अगर आप u0 और e0 की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो लाइट की स्पीड आएगी वो 3 × 10 रेज टू द पावर 80 आएगी। u0 की अगर मैं बात करूँ तो u0 मेरे पास जो होता है बराबर होगा दैट इज़ 4 पाई × 10 रेज टू द पावर -7, ये मेरे पास u0 की वैल्यू है। अगर मैं e0 की बात करूँ तो e0 बेसिकली मेरे पास होगा दैट इज़ 8.85 × 10 रेज टू द पावर -12, ये मेरे पास जो e0 है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास लाइट की स्पीड वही निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 3 × 10 रेज टू द पावर 8 मीटर/सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज W विच इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो है वर्क डन होता है। अब हमारे पास अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे तो बनने वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बनने वाला एंगल होगा 0 डिग्री। और हमारे पास जो cos 0 होता है वो किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास वर्क डन उस केस के अंदर कैसा आ जाएगा, वर्क डन उस केस के अंदर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ FD, यानी कि वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम हो रहा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर यह आती है कि वर्क डन की 3 टाइप्स हैं, वन इज़ पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी हमारे पास नल होती है। ये तो हमारे पास पॉजिटिव की बात हो गई। ओके, पॉजिटिव वर्क डन की, पॉजिटिव वर्क डन से मुराद एक ऐसा वर्क डन होता है जिसके अंदर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लाई करती हैं, जिसकी वजह से बनने वाला एंगल 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अगर मैं बात करूँ टाइप नंबर 2 की, जो कि हमारे पास होती है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन उसको कहा जाता है जिसके अंदर हमारे पास फोर्स सीधे हाथ पे लगती है और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो उल्टे हाथ पे जाती है, मिसाल के तौर पे। ओके, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में एक्ट करती हैं और कुछ इस तरीके से एक्ट करती हैं कि बनने वाला एंगल हमारे पास बनता है 180 डिग्री और मेरे पास जो cos 180 होता है, मेरे पास जो cos 180 डिग्री होता है वो बराबर होता है -1 के। तो ऐसे वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे वर्क डन को हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क डन, जिसके अंदर W की वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही होगी, -FD आ रही होगी। यानी कि फोर्स आप लगा रहे हो सीधे हाथ पे, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उल्टे हाथ पे। ओके, तो फिर हमारे पास ऐसे वर्क डन को क्या कहेंगे, ऐसे वर्क डन को हम लोग कहेंगे डेट इज नेगेटिव वर्क डन। और तीसरी तरह की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उससे हम लोग कह रहे होते हैं नल वर्क डन। नल वर्क डन क्या होगा, नल वर्क डन बेसिकली हमारे पास हो रहा होता है कि जिसमें फोर्स हमारे पास सीधे हाथ पर होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नीचे होती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि नल वर्क डन ऐसे वर्क डन को कहा जाता है जिसके अंदर हमारे पास बनने वाला एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास उस सूरत के अंदर कोई भी वर्क डन निकल के नहीं आता, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क डन हमारे पास हो जाता है 0। लेट्स सपोज कि अगर आप ट्रेन से उतरे हो और ट्रेन से उतर के अगर आप जो हो कोई जो वहाँ पे भाई होंगे जो सामान उठाते हैं, अगर आप उनको अपना सामान देते हो तो वो सामान उठा कर अपने सर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो होता कुछ ये है हमारे पास कि उस सामान का जितना भी वेट होता है, ठीक है, वो एक्ट करता है डाउनवर्ड और हमारे पास जो भाई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो करते हैं सीधे हाथ पे। तो बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री और उस केस के अंदर हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं होता। नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई भी जो बॉल है अगर आप उसको थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड, तो एक्चुअल हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती है डाउनवर्ड उस बॉल के वेट के बराबर, और हमारे पास जो ये W नहीं है वेट है, ठीक है, ये वर्क डन नहीं है हमारे पास, ये वेट है, सॉरी। तो और हमारे पास जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है अपवर्ड।
जिसकी वजह से बनने वाला एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है और cos 180 -1 होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, जब आप बॉल को थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, क्रिकेट वगैरह के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। बहरहाल इसका हमारे पास जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वर्क डन को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन को हम लोग हमेशा तरजीह देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो तो हमें लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें तो लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, लेकिन न्यूटन का हमारे पास जो सेकंड लॉ होता है ना वो हमें क्या बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन पता लगाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये होगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमें क्वालिटेटिव, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव नेचर को बताता है फोर्स की, क्वालिटेटिव नेचर को बताता है फोर्स की, और हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है फोर्स की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर को बताता है फोर्स की, और न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। देखो क्वालिटेटिव से क्या मुराद है, क्वालिटेटिव से बेसिकली हमारे पास मुराद जो है वो ये होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम लोग क्या बता रहे हैं, किसी भी चीज़ की हम लोग जो है वो क्वालिटी बता रहे हैं कि ये हमारे पास रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ये कितना ज़्यादा चल सकती है, इसकी लाइफ कितनी है, ओके, और इसके पार्ट्स कितने सस्ते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्वालिटी होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी में हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ की अमाउंट को बता रहे होते हैं, क्या बताते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ की अमाउंट को बता रहे होते हैं क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है फोर्स जो है, अगर हम लोग बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास अमाउंट ही बताता है फोर्स की, कि फोर्स कितनी लगनी चाहिए, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मास कितना होना चाहिए, ओके। सो ना क्वांटिटी से मुराद क्या होता है कि हमें अमाउंट पता चलती है, क्वालिटी से मुराद की रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स का रोल नहीं होता, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेफिनेशंस के अंदर आती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, वेबर इज़ द यूनिट ऑफ, देखो हमारे पास जो वेबर है ना वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, और अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला होता है, डेट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है। अब बी का हमारे पास 3 यूनिट है, बी के हमारे पास 3 यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास 3 यूनिट है। कौन कौन से, इस केस के अंदर जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा ए का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, और थीटा का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, तो मीटर मीटर से हमारे पास कट जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा वेबर। नाउ तो कभी कभी हमारा जो एग्जामिनर है वो 3 तरह के यूनिट पूछ लेता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, कौन कौन से, एक तो आपने अभी देखा दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। दूसरा का यूनिट होता, दूसरा हमारे पास जो यूनिट चल रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हम यहाँ से निकालते हैं, दैट इज़ एफ विच इज़ इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा आप छोड़ दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ बी विच इज़ इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। एफ का यूनिट हमारे पास चलता है न्यूटन, आई का चलता है एम्पेयर, और लेंथ का चलता है मीटर, ये भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का ही एक अदद यूनिट है, ठीक है, ये दूसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन सा होगा, वो हमारे पास चलता है दैट इज़ टेस्ला, उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास तीसरा यूनिट कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारे पास चलता है टेस्ला। ये 3 तरह के हमारे पास जो है वो यूनिट चल रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। तो एग्जामिनर इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो ये है दैट इज़ विद इन एन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग कह रहे होते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ में हमें वाली बात पता चलती है दैट इज़ एफ विच इज इक्वल टू के एक्स। हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, इसी को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज़ हुक्स लॉ। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे निकल के ये आती है कि अगर हम लोग कुछ मटेरियल्स की बात करें और कुछ ग्राफ की बात करें, तो लेट सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस है और ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेन है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो ग्राफ बनता है, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करूँ तो ग्राफ हमारे पास ना कुछ इस तरीके से बनता है।
और इस ग्राफ को भी हम लोग इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। खैर अभी का बताने के लिए मकसद हमारे पास और सिर्फ इतना है कि हमारे पास यहाँ पे ना एक अतः कोई पॉइंट होता है, ठीक है। लेट कॉल दिस, वो पॉइंट मेरे पास ए है और उस पॉइंट को हम लोग कह रहे होते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट यहाँ से भी मुराद हमारे पास ये होती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास किसके, स्ट्रेस के। ओके, तो डक्टाइल मटेरियल के ग्राफ में अगर आप देखोगे तो एक इलास्टिक लिमिट या जिसको आप लोग प्रोपोर्शनल लिमिट भी कह रहे होते हो, वहाँ पे हमारे पास जो है एक ग्राफ का पॉइंट वहाँ पे मार्क होता है जो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ बताता है कि हमारे पास जो स्ट्रेन होता है यहाँ तक हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेस के। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास उस ग्राफ में भी एक अदर पॉइंट मौजूद होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेंटीपीटल फोर्स थ्रू विच द प्लैनेट रिवॉल्व्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखो हमारे पास जो सेंटीपीटल फोर्स होती है ना, वो इन एक्चुअल हमारे पास वैसे तो कोई फोर्स नहीं है। सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास एक अदर आप कह सकते हो कि एक नेचर है। अब लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी एक SHO है, ठीक है, पुलिस का हमारे पास एक ओहदा है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं SHO। अब हमारे पास जो ये SHO है, जो पुलिस का एक ओहदा है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी और किसी भी मज़हब का शख्स आकर यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो शख्स राम भी हो सकता है, वो शख्स मुइज़ भी हो सकता है, वो शख्स हमारे पास जॉन भी हो सकता है। तो कोई सा भी हमारे पास मज़हब का शख्स, ठीक है, और वो किसी भी उसका बैकग्राउंड से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, वो यहाँ पे आकर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी काम करेगा SHO की सीट पे आके, उनका मिशन क्या होगा? उनका मिशन हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि पुलिस के जितने भी लॉज होंगे, ठीक है, उनको वो क्या करें, उनको वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास जो सेंटीपीटल फोर्स है उसका भी काम किया। सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दायरे में या फिर एक सर्कल में घुमाने के लिए चाहिए होती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं सेंटीपीटल फोर्स। अगर ये वाली काम सन करता तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर ये वाला काम हमारे पास चार्ज कर रहा होता है तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये वाला काम हमारे पास जो रोड होता है वो कर रहा होता है तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास इक्वेट हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, कब होती है? जब हम लोग हेवनली बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास इक्वेट हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स के, कब होती है? जब हमारे पास कोई भी चार्ज एक अदद सर्कल में दाखिल, एक अदद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, जब हमारे पास जो सेंटीपीटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर इक्वेट हो जाती है। तो सिमिलरली हमारे पास अगर कोई भी जो प्लैनेट्स हैं अगर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हमारा जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व अराउंड कर रहा होता है, तो लगने वाली सेंटीपीटल फोर्स एक्ट करती है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हमारे पास जो सेंटीपीटल फोर्स है, ठीक है, वो एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को चाहिए ताकि वो कहते सर्कल में रोटेट करे, और उसकी नेचर बदलती रहती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, वो मैग्नेटिक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, और वो फ्रिक्शन के अंदर भी हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है। ना क्वेश्चन नंबर 8, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वैसे तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमारे पास होता है दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। लेकिन खैर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं दैट इज EMF। EMF क्या होता है? EMF की हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी चार्ज को चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी जो चार्ज है वो अपना एक अदर सर्किट कंप्लीट कर ले। तो ऐसी फोर्स को हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है दैट इज़ E विच इज़ इक्वल टू V प्लस का IR। हमारे पास जो ये V यहाँ पे मौजूद है इसको हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये एक अदर टर्मिनल वोल्टेज है, या जिसको आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह रहे होते हो, ठीक है। हमारे पास जो ये R है इससे हम लोग कह रहे होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट ही चल रहा होता है, और हमारे पास जो
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका काम ये होता है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी चार्ज को चाहिए ताकि वो जो चार्ज है वो अपना एक अदर सर्किट कंप्लीट कर ले, तो इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Now question number 10. If two projectile projects at an angle of 30 degree and 60 degree, which of the following is correct? हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हम लोग कह रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे हमारे पास ख़ास चीज़ ये आती है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हों और उनका सम हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो, अगर हमारे पास दो एंगल्स हों और उन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने प्रोजेक्ट किया है कोई 30 डिग्री के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो रेंज है वो है 5 मीटर और आपने जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो किया है 30 डिग्री के साथ। अब आपके पास एक और प्रोजेक्टाइल है। अब इस वक्त जो आपने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो किया है 60 डिग्री के साथ, ठीक है। लेकिन रेंज अभी भी हमारे पास कैसी है, रेंज हमारे पास अभी भी कैसी है, 5 मीटर ही है। कहने की बात हमारे पास ये है कि अगर आप दो प्रोजेक्टाइल को दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करें, लेकिन इस तरीके से करें कि उन दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो समीशन है अगर वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस वक्त रेंज सेम हो जाती है। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि हमारे पास वो जो दो प्रोजेक्टाइल हैं उनको सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाए, तब ये हमारे पास जो चीज़ है वो वैलिड होती है। अगर आपने वेलोसिटी चेंज कर दी तो वो हमारे पास जो चीज़ है वो वैलिड नहीं होगी, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास एक मशहूर कॉमन का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि हमारे पास जो 76 डिग्री होता है ये एक ऐसा एंगल होता है कि जिसके ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो बराबर हो जाती है दैट इज़ रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।